अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को कि लास्ट पार्ट को, इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काले लेकर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये बच गई। नवाल भाभी ने उसे देखते ही नफरत से कहा तो वो खौफजदा हो गई। हाँ, अभी उसके मरने का दिन नहीं आया, ये मरेगी तो हमारे ही हाथ से। नवाल ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा तो बासिल ने हाथ उठा दिया। अभी रहने दे। वो जो खौफ से सिमट गई थी, बासिल के रोकने पे भी सीधी ना हो सकी। ऐ नवाल, उसे मेरे पास ले। आज ज़रा मेरी टांगें तो दबाए। समर ने तख्त पे बैठे बैठे आवाज़ लगाई तो डर के मारे नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे नहीं आना आपके पास, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। जाएगी तो तेरी माँ भी, चल दफ़ा हो, आगे लग। नवाल ने पीछे से उसे धक्का दिया तो वह सीधी जुमर के तख्त के पास आ गिरी। हूँ तो तेरा मुकड़ भी इस तेरे किसी काम का ना आया तो फिर इसी दहलीज पे आन पड़ी ना। लंबा सा हंकारा भरकर जुमर आपा ने कहा तो सहम कर उनका चेहरा देखने लगी। ये भूल जा लड़की कि अब तो यहाँ से निकल पाएगी। मौत का फरिश्ता भी आए ना तो हमारी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। चल नीचे बैठ और मेरी टांगे दबा। समर आपा ने टांगे नीचे लटकाए तो वो चुपचाप खड़ी रही कि क्या करे। उसे ऐसे काम करना कहाँ आते थे भला। दफ़ा हो, बैठ नीचे। समर आपा ने अपने भारी पैर उसके पेट में दे मारा। वो बिलबिला कर रह गई। मर्दाने की तरफ बढ़ते बासिल ने ज़रा सा मुड़कर उसकी तरफ देखा था। एक तो लड़की चीखें बहुत मारती है, उसे नागवारी से सोचा था। रात अपने कमरे में जाते हुए बासिल को बीजान के कमरे से निकलती दिखाई दी थी। उसके हाथ में कोयलों वाली अंगीठी थी, साथ वो खांस भी रही थी ना। बासिल उसके पास पहुंच गया था। ये अंगीठी नीचे रख दो, अगर उसमें नए कोयले ना डाले तो बीजान उन कोयलों को मुझ पर अंडेल देंगी। वह सहमे हुए अंदाज से बोली थी, साथ खांसी भी थी। तुम रख दो नीचे और अपना सांस दुरुस्त करो। उसके कहने पे उसने अंगीठी नीचे रख दी थी। और सांस को दुरुस्त कैसे करती? सांस बिगड़ रहा था, खांसी बढ़ती जा रही थी। बासिल गौर से उसे देखा। मेरी गाड़ी में तुम्हारी मेडिसिन है, तुम यहीं रुको, मैं लाता हूँ। उसे वहीं खांसता छोड़कर वह तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। तब एक तक वो खांसते खांसते बरामदे के सतून के पास बैठ गई थी। बासिल तेज़ी से दवाइयाँ लेकर मुड़ा, लेकिन इतने में उसकी हालत कैर हो चुकी थी। खांसते हुए वो होश हवास से भी बेगाना लग रही थी। बासिल ने इन्हेलर निकाल कर उसके मुंह से लगाना चाहा। उस लम्हे खांसी से तड़पती हुई महानूर का हाथ कोयलों वाली अंगीठी में जा पड़ा था। बासिल ने झटके से उसका हाथ खींचकर अपने दोनों हाथों में दबा लिया था। जले हुए हाथ की तपिश उसके अंदर तक उतर गई थी। तुम लोग मुझे एक ही बार क्यों नहीं मार देते? वो सुबह सहन में झाड़ू दे रही थी। जब चले हुए हाथ से झाड़ू पकड़ना मुश्किल हो गया तो उसने गुस्से से झाड़ू दूर फेंक दिया। बरामदे से गुजरती जुमर आपा ने उसे देखा तो आकर उसे उलझे बिखरे बालों से पकड़ लिया। तब वो बेबसी से चिल्लाई थी और जवाबन जुमर आपा ने उसके मुंह पर कस के थप्पड़ दे मारा था। तुम पल पल मरोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारे बाप ने कितना बड़ा जुल्म किया हमारे साथ। मेरे बाबा मर चुके हैं। वो रो पड़ी। तुम तो जिंदा हो ना, अपने बाबा की लाडली बेटी। तुम्हें पल पल मारकर हमें इतनी तो तस्कीन मिलेगी ना, ताकि हमने अपने प्यारों का बदला लेने की कोशिश तो की। समर आपा ने झटका देकर उसके बाल छोड़े तो उसकी चीख निकल गई। अपने कमरे की खिड़की में खड़े बासिल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। चलो उठो, जा ये झाड़ू उठाओ, ये झाड़ू और 5 मिनट में सारा काम खत्म करो। समर आपा ने झाड़ू की तरफ इशारा किया तो उसने रोते हुए वो झाड़ू उठा ली। झाड़ू पकड़ते हुए उसकी एक और चीख निकली थी कि हाथ में छाला बन चुका था और शदीद दर्द उठता। समर आपा ने नागवारी से उसे देखा था। ज़्यादा नाजुक अंदाम बनने की कोशिश न करो। तुम मुलाजमा बन चुकी हो इस घर की, सारी उम्र नौकरानी बन के गुजारनी है। बेहतर अपने अतवार बदलो। मजबूरन झाड़ू पकड़कर नीचे फेरने लगी थी। शदीद दर्द की लहरें पूरे जिस्म में दौड़ी थी। समर आपा वहाँ से हट गई थी तो एक मुलाजमा ने लाकर महरम उसके सामने रख दिया था। ये छोटे साई ने भेजा है, इसे जले हुए हाथों पे लगा लो। उसने वो क्रीम पकड़ी और फिर बेहद गुस्से से पीछे खुली खिड़की की तरफ फेंक दी। खिड़की से जरा परे खड़े बासिल से गहरी सांस लेकर अंदर गिरने वाली वो ट्यूब उठा ली थी। आज तुमने पिछवाड़े वाले कमरे में सोना है। घर का एक मुलाजिम उसके सर पे खड़ा हुआ था। मुझे कहीं नहीं सोना, मैं यहीं बरामदे में लाइट के नीचे बैठी रहूंगी। वो नर्जी सेवर की रोशनी में अपना जला हुआ हाथ फैलाकर देख रही थी। अरे शुक्र कभी भी तुझे सोने के लिए कमरा मिल रहा है, वरना हम हैं सारी रात चौकीदारी करते हैं, दरवाजे के पास अंगोंगते रहते हैं। बात सुनो, अपने अपने काम से काम रखो। मुझे इस हवेली के किसी कमरे से दिलचस्पी ना किसी काम करने कमरे वाले से। लेकिन बीबी, ये छोटे साईं का हुक्म है। वो तुम्हारी साईं है, तुम्हारे साईं है, मेरे साईं नहीं। वो यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाया है, मैं नहीं मानती। उसके किसी हुक्म को भी मानना तो पड़ेगा तुम्हें। चलो उठो, अंदर चलो। वो पीछे से आन निकला था। मुलाजिम से देकर वहाँ से हट गया था। मुझे अंदर डर लगता है, रोशनी है वहाँ, मुझे यहीं बैठना। वो ज़िद्दी हुई। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो। और कहते के साथ ही उसने उसे कलाई से पकड़ लिया और खींच कर उसे आगे ले गया।
तुम्हारे साथ एक मुलाज़िमा सोएगी, तुम अकेली नहीं होगी। बत्ती जला कर वो उसे अंदर छोड़ आया था। वो अपनी बेबसी से रोती रह गई थी। खानसामा के बीमार होने की वजह से बीच बीच जान ने उसे किचन में ला खड़ा किया था। आज खाना पीना सब तुम करोगी, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। वह रोने के करीब थी। नवाल तुम्हारे साथ होगी, मैं उसे भेजती हूँ, इतने में तुम काम शुरू करो। बीजान उसे वहीं छोड़कर खुद बाहर निकल गई। वो इतने बड़े किचन में खड़ी आंखें फाड़े दाएं बाएं देखने लगी। गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा था धोने के लिए, जो यकीनन उसे ही धोना था। उसने भरी हुई आंखों से अपना चला हुआ हाथ देखा और बेसख्ता सिसक पड़ी थी। तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए? बीजान कब से तुम्हें कह कर गई हैं? नवाल ने अपनी मखसूस पाटदार आवाज़ में कहा तो वो उसे देखे बगैर बर्तनों की तरफ बढ़ गई। साबुन लगाते हुए उसके हाथ में शिद्दत से दर्द हुआ था। वो कराही भी थी, लेकिन वहाँ उसके सुनने वाला कौन था? फिर जब नवाल ने उससे प्याज काटने को दी, छुरी पकड़ना उससे महाल होने हो गया। नवाल उसे सब्जी काटने पे लगाकर जाना जाने कहाँ चली गई थी। उससे अभी तक एक प्याज भी काटी नहीं गई थी। उसके आंसू में तेजी आती चलेगी। तभी पीछे खटका सा हुआ तो उसका ख्याल था नवाल होगी, और अब आते ही जब उसे सस्ती से काम करते देखेगी तो उसे पीट डालेगी। नवाल भाभी, वकील साहब आए हैं, बाहर आए प्लीज़, नपासा ने उसे देखे बगैर कहा। वो फ़ौरन सीधी हुई और कुछ भी सोचे समझे बगैर हाथ में नवाल भाभी, वकील साहब आए हैं, बाहर आए प्लीज़, बासल ने उसे देखे बगैर कहा था। वो फ़ौरन सीधी हुई और कुछ भी सोचे समझे बगैर हाथ में पकड़ी तेज़ तार छुरी बासल के पेट में घुसा दी। बासल ने सरह से छुरी आगे से पकड़ ली थी। बासिल का हाथ खून से लथड़ गया था। सारे किचन में खून फैल गया था। बासिल खान, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बीजान ने अपने बेटे के हाथ पे पट्टी बंदी देखी तो तड़प कर रह गई। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ लग क्या है। उसने उन्हें उठाना चाहा। खैर हो मोला, कहीं किसी दुश्मन ने? बीजान, ऐसी कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। जुमर आपा नज़र नहीं आ रही उन्हें? उसने बात ही बदलता दी। जुमर और नवाल कब्रिस्तान गए। तभी जुमर माहनूर को बालों से पकड़कर अंदर दाखिल हुई तो 2 झटके दिए तो माहनूर की घट्टी से घट्टी चीखें निकल गई। उन लोगों की वजह से मैं बेवा हुई, मेरे सर से मेरा साईं उठ गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसने उसे 2 थप्पड़ मारकर दूर गिराया तो वह सोफे पे टके बासिल के जख्मी हाथ पे जा गिरी। बासिल के अंदर तक दर्द की शिद्दत ठेस फैल गई थी। जुमर आपा उसे मार मार कर फिर से बिछवाड़े वाले कमरे में डाल गई थी। वो मफलूज जिस्म के साथ रोती हुई बेबस पड़ी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब कोई भारी कदमों से उसके पास आन रुका था। तुमने दवा नहीं ली? ये लो अभी खा लो। उसने शॉपर पास रखा। तो थूकती हूँ मैं आपकी दवा, तुम्हारी दवा पर आवाज़ पहचान कर बपड़ कर बोली, जिद न करो, दवा खाओ। उसके लफज से गुस्सा फूट रहा था। वो उसके पास बैठ के, अभी बच्ची हो, तुम्हें ज़बान सेब नहीं देती। तुम यहाँ जिस काम के लिए रखी गई हो, बेहतर है जिंदा रहकर वो सब चुपचाप करती जाओ। तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे जीते जी मार दिया। रंधी आवाज़ में ताज़ा जख्मों का दर्द था। अभी इससे यही हाल है तो आगे जाकर क्या करोगी? उसने दांसा उसे लट से पकड़कर खींचा। तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वह धाड़ी और उस पर झपट पड़ी। बासिल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, नहीं की, न जाने क्यों चुपचाप से उसे मार खाता रहा। वो अपने तमाम दुखों और जख्मों का बदला उससे लेना चाह रही थी, और भपरी हुई भी ऐसी ही थी, लेकिन उसे मार मार कर वो जल्दी थक कर डैक गई और रोने लगी। वो एक तरफ बैठा चुपचाप उसे रोता देखता रहा। ओह, ये क्या हुआ? मेरे भाई को किस जालिम ने वहशियाना सलूक किया है? जमर आपा ने सुबह उसके चेहरे पे इतनी चोटें और खराशें देखे तो चिल्ला कर रह गई। बीचान का हाथ भी सीने पे पड़ा था। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बचत हो गई। उसने दूध का ग्लास पीते हुए झूठ बोला तो अंदर दाखिल होती महानूर ने सर झटका। बीचान ने फ़ौरन सुसु के कई नोट उसके सर के पर वार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये ले, मेरे बेटे का सदका है ये। वो उसने सुर को नोट खोर कर देखे। उसे अपनी हद तक का शिद्दत से एहसास हुआ था। सॉरी, मुझसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत जुमर आपा को है, ये क्योंकि मैं सिर्फ यतीम हूँ और ये बेवा और बेऔलाद भी हैं। प्लीज़ ये उन्हें दे दें। उसके अल्फाज थे, ये आग में बुझे शोल है। इन तीनों ने झटके से उसे देखा था। फिर जुमर आपा को न जाने क्या हुआ था, रोते हुए एक तरफ भाग गई थी। बीचान ने खशमगी निगाहों से उसे देखा और एक साथ कई मुक्के से जड़ती है। तूने मेरी बेटी को गाली थी, कमीनी औरत, मेरी बेटी की बेइज्जती की। मैं तुझे जिंदा कब्र में मैं न डाल दूँ। बीजान ने तेश में आकर उसे नीचे गिरा दिया। बासिल गहरी सांस लेकर रह गया। बीजान, छोड़ दे उसे। नहीं छोड़ूंगी उससे। उसने मेरी बेटी को रुलाया है, उसे इसके बेसहारा होने का ताना दिया। वो बेवा हो गई, उसने उसे एहसास दिलाया है। बीजान उसे मार मार कर हाँपने लगी तो बासिल ने उठकर उनके हाथ पकड़ लिए। बस करें, ये मर जाएगी, मैं उसे मार दूंगी, जान से मार दूंगी। हाँ तो मार दे, मैं कौन सा जीना चाहती हूँ? मुझे कल मारना है तो आज ही मार दे। नीचे गिरी तो वो चिल्ला
चिल्ला कर रह की, आगे से जुबान चलाती है बेगैरत। बीजान फिर से उसे मारने को लपकी, मगर बासिल ने काबू कर लिया। हाँ तो रुकी क्यों? मार दो मुझे, अभी मार दो, अभी मार दो। वो फिर चिल्लाई, देख देख कर कैसी जुबान चला रही है। खूनी की औलाद, जालिम कातिल की बेटी। अगर मैं खूनी की बेटी हूँ तो तुम मुझसे कम नहीं हो। तुम एक खूनी की माँ हो और दूसरी खूनी की सास। अगर मेरे बाप ने तुम्हारे बेटे और दामाद को कत्ल किया है तो तुम्हारे बेटे और दामाद ने मेरे भाई को कत्ल किया था। मेरे बाप ने अपने बेटे का बदला लिया, हिसाब बराबर किया। अब जोर तुम्हारा है ना मेरा। फिर क्यों मुझे बांदी बना रखा है? क्यों मुझे नीचा दिखा रही हो? शर्म नहीं आती? एक बेबस मजबूर पे जुल्म करती, हया नहीं आती अपने रवैये पे? भूलने पे आई तो जो चिल्ला कर बोलती गई, बीजान पपड़ी, देख कैसी बेगैरत लड़की है, कैसी जलील ख़ानदान की पैदावार है ये। जलील ख़ानदान मेरा नहीं, तुम लोगों का है। जो लड़की मेरे भाई के साथ घर से भागी जा रही थी वो उसी ख़ानदान की थी ना? फिर अपने ख़ानदान को क्या कहती हो? उसने भुएं चकाकर पूछा तो बासिल का भारी हाथ उसके होश उड़ा के उसके वो सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। एक पल के लिए वो सो नहीं सकी थी। सारी रात सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा था। बार बार एक ही आवाज़ कानों में गूंज रही थी, अगर मैं खूनी की बेटी हूँ तो तुम भी मुझसे कम नहीं थे। तुम एक खूनी की माँ हो और दूसरी खूनी की सास। उस कमज़ोर लड़की की फंकार बार बार अंदर गूंज रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर मेरे बाप ने तुम्हारे बेटे और दामाद को कत्ल किया है तो तुम्हारे बेटे और दामाद ने मेरे भाई को कत्ल किया था। मेरे बाप ने अपने बेटे का बदला लिया, हिसाब बराबर किया है। उस नौमर लाव वाली छोटी सी लड़की की ज़ुबान कैसे खुल गई थी, कैसे वो चिल्ला उठी थी। जब किसी बेबस मजबूर पे तसलसल जुल्म होता है ना रहे तो यकीनन एक दिन उनकी ज़ुबानें यूं ही खुल जाया करती, जैसे कि आज महनूर की खुली थी। जलील ख़ानदान मेरा नहीं, तुम लोगों का है। जो लड़की मेरे भाई के साथ घर से भागी जा रही थी वो उसी ख़ानदान की थी ना? फिर अपने ख़ानदान को क्या कहती हो? वो झटके से कुर्सी से उठा और उसका तन बदन पसीने में शराबूर हो चुका था। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। उसने अपने दायां हाथ अपने सामने फैलाकर देखा जो उसने महनूर के चेहरे पर मारा। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी थी। वो बाकी सारी रात अपने हाथ को देखता रहा। बहुत अरसे बाद ये हुआ था कि उसकी ये रात सनूबर की यादों में नहीं गुजरी थी। आज उसने किसी और को सोचा था और सारी रात सोचा था। सुबह वो उस सहन में कपड़े धोती दिखाई दी थी। वो चलता हुआ उसके पास आ रुका। आइंदा बीचान से जुबान दराजी मत करना। उसने उसकी बात पर कपड़े रगड़ते उसके हाथ रुके। क्यों? वरना वो मुझे मार पड़ेगी। उसे गौर से उसे देखा। इतना तो मालूम है तुम्हें, जानती हूँ कमज़ोर लोग हाथ चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शट अप। उसका चेहरा सुर्ख हुआ तो वह हंस पड़ी। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। सर झटकर उसे हाथ में आया कपड़ा झटके से जोर लगाकर छीड़ दिया। शायद ये तुम्हारी कमीज़ है। गले के दरमियान से चिरी हुई थी कमीज़ उसने उसके सामने की। अक्सर मेरी तरह के कमज़ोर लोग ऐसा भी कर देते हैं। उसने आँख से 2 टुकड़े हुए कमीज़ की तरफ इशारा किया और वो उसे देख कर रह गए। जितनी तुम छोटी हो ना तुम्हारी सोच उतनी छोटी नहीं। हाँ उसे सरल है, लेकिन इससे बिल्कुल उलट। तुम जितने बड़े हो ना तुम्हारी सोच उतनी बड़ी नहीं है, बल्कि छोटी सी सोच के मालिक हो। उसने 2 उंगलियों के दरमियान ज़रा सा फासला रखकर छोटी सोच का इशारा किया। उसे देखता ही रह गया। जानते हो बासिर खान, तुमने मुझे बिना कसूर के यहाँ लाकर क्या साबित किया है? वो भगोरे से देख रही थी। अपने घटिया होने का सबूत दिया है तुमने। मतलब फेंचे अब भी उसे देख रहा था। तुमने एक औरत पे मर्दानगी चलानी चाहिए। अपने प्यारों का मुझ औरत से बदला लेना चाहा। अफसोस सद अफसोस, तुम बहुत कमज़ोर मर्द हो बासिल खान, बहुत कमज़ोर। उसने अफसोस से सर हिलाया। जानते हो बासिल खान, जो मर्द औरत से बदला लेने का सोचता है वो मर्द होने का दावा नहीं कर सकता। सद अफसोस तुम इस कैटेगरी में फट नहीं बैठते। उसने उसे आराम से कहकर उसे बहुत कुछ जता दिया था। वो अब भी दम साधे उसे देख रहा था, सुन रहा था। वो कपड़े लेकर उठते हुए बाकी बचा गंदा सर्फ उस पर डाल गई थी। वो बिना कुछ बोले उसे दूर तक जाता देखता रहा। ज़मीनों के कागजात यूं ही पड़े थे। अदालतों में कई फैसलों की तारीख आगे पीछे हो गई थी। मुंशी पटवारी सब हीरा फेरी पे लगे थे। उसकी राह में नजरें टिकाए हुए थे, लेकिन उसका दिल था कि हर तरफ से अचाट हो रहा था। उसे किसी कल चैन नहीं मिल रहा था। खेतों खलिहानों और अपनी ज़मीनों में जाता तो दिल अदब जाता। डेरे पे जाके बैठता तो उकता जाता। चरखों में अब उसने जाना ही छोड़ देता। बाहर की दुनिया के लिए दिल खाली खाली सा रहने लगा था। रात को ना डायरी खोलता ना सनूबर की फ़ोटो देखता। सारी रात पिछवाड़े के बंद दरवाजे को देखता रहता। अंदर लाइट जलती रहती, उसका दिल जलाती रहती। ये तस्वीरें तुम्हारे बाबा ने मुझे आखिरी दिनों में दी थी। वो बीचान के पास आकर बैठा था। उन्होंने रंधी हुई आवाज़ में कहा और हाथ में पकड़ी बहुत सी तस्वीरों का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दे। बीचान की पैर दबाते महनूर ने सर झटका था। फाजिल जो बीचान से लिफाफा ले रहा था करंट खा कर रह गया। ये क्या है? तेरे बाप ने कहा था तुम उनमें से जिस लड़की पे हाथ रखोगे वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे तुम्हारी दुल्हन बना देंगे। बीचान को उसका अंदाज़ खासा बुरा लगा था। और आप जानती है मैंने बाबा साई को साफ मना कर दिया था। उसने साफ लफ्ज़ों में जताया, यही तो कलक मुझे सारी ज़िंदगी मारता रहेगा। तुम्हारे बाबा साई तुम्हारी शादी को ख्वाब लेकर ही इस दुनिया से चले गए और मैं भी
बस कर दे बीजान प्लीज़, और इन तस्वीरों को आग में झोंक दे। जो बात नामुमकिन है, बस नामुमकिन है। तुम बहुत ज़िद्दी हो बासिल खान। उन्होंने अफसोस से उसे देखते हुए अचानक पैर महानूर को दे मारा था। जोर लगा बेगैरत, तो हाथों में दम नहीं है? उन्होंने महानूर को मारकर और खिड़क कर कहा था। अब की बार महानूर के बजाय बासिल को वाज़ह तौर पर दर्द हुआ था। उस दिन जो हुआ अजीब ही हादसा था। वो बड़े हाल की झाड़ू पहुँच कर रही थी जब अचानक उसका सांस बंद होने लगा। वो खांसने लगी। सामने सोफे पर बैठी नवाल भाभी ने चौंक कर उसे देखा। वो खांस खांस कर दोहरी हो रही थी। गिरते पड़ते वो नवाल के सामने पड़े पानी के गिलास को उठाने लगी। जब जवान ने उसके हाथ से गिलास छीन लिया था, खांसते खांसते उसकी आंखें बाहर उबलने लगी थी। तभी उसे गुलदान के पास पड़ा अपना इनहेलर नजर आया। वो गिरती पड़ती उस तक पहुंची थी, मगर उससे पहले ही बाहर से आती जुमर आपा ने वो उठाकर एक जोरदार कहका लगाया था। ये मुझे दे दो, मुझे मुझे ना ना ना, तुम्हें ज़रा तड़पता तो देखें, तुम्हारी तड़प को मसा तो लें। जमर के साथ नवाल का कहका भी शामिल हुआ तो वो उनके पैरों में गिर गई। खुदा का वास्ता, अभी नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा और, शाबाश। नवाल और जुमर हंसते हुए जैसे चिटखारे ले रही थी और उन्हें पता ही नहीं था चला कि वो तड़प तड़प कर बेबस हो गई थी। उसकी बाकी मानदा हिम्मत जवाब देगी और बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते बासिल खान ने एक नज़र ये मंजर देखा और उसकी सांसें वहीं साकत हो गई थी। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर रवाज थी, लेकिन वो बैक सीट से सर टिकाए आंखें मूंदे कुछ भी देखने से गरेज़ान थी। वो भी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। गाड़ी अपनी मतलूबा जगह पे जाकर झटके से रुकी तो उसने आहिस्ता से पेंचे बल्कि उठा दी। आंखें लाल सुर्ख थी और आंखों से ज़रा सा पानी छलक कर गानों को छू गया था और बासिल ने बेख्तियार नजरें चुराई थी। तुम्हारा घर आ गया है मेरे बाबा। वो अपने बाप का घर देकर बेख्तियार से सक पड़ी। आ जाओ। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर और नरमी से बोला तो सिसकती हुई बाहर निकल आई। वो घर जहाँ वो पैदा हुई, भाई के साथ खेलती रही थी, बाबा की गोद में पलती आई थी। वही दरवाज़ा, वही राहदारी, वही हाल। सामने बाबा का कमरा, एक तरफ भाई का और दूसरी तरफ उसका अपना। मगर वो अपने कमरे में सोई कब थी? अकेले में तो उससे डर लगता था। शुरू से बाप भाई के कमरे में रहती आई थी और अगर वो ना होते तो बिल्कुल वक्ती मुलाजमा उसके सामने पाई जाती थी। उसने वो अकेले रहना सीखा था, ना अकेला सोना। वो बाबा के कमरे में बैठकर देर तक रोती रही और वो चुपचाप उसे रोता देखता रहा, लेकिन जब रहा ना गया तो उसके कंधे पे हाथ रख दिया। बस करो, तुम्हारे पहले ही सेहत ठीक नहीं है। और वो चाहते हुए भी अपना आंसू रोक नहीं पा रही थी। तभी मजबूरन वो सामने खड़ा होकर अपनी उंगलियों के पूरों से उसके आंसू साफ करने लगा और ऐसे में खुद बेकाबू न काबू न रख सकी। तो उसके शाने से जा लगी। मुझे वापस आना है। वो दिल करा करके उठ खड़ा हुआ था। रात बहुत हो गई। सहमा हुआ लहजा उसके अंदर की हालत का गमास था। मुझे जाना तो है। वो कुछ ना बोली तो दरवाजे की सिमत पड़ गया। तुम आज रुक नहीं सकते। उसकी आवाज़ से उसके कदम दरवाजे में ही जकड़े। वो मुड़कर उसे देखने लगा। रात है ना, मुझे अकेले में डर लगता है। वो मस्कीनी से बोली, साथ हाथों की उंगलियां चटकाने लगी। मेरे होते हुए क्या तुमको नहीं डरोगी? वो 2 कदम उसके करीब आ गए। प्लीज़ रुक जाओ, पता है ना मैं मारता भी हूँ। प्लीज़, वाला चाहत से बोली। अंधेरे से मुझे डर लगता है और अकेले में मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह न करे। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तुम रुकोगे ना? उससे आज से पूछा। वो कुछ देखे बगैर उसे देखता रहा। कुछ देर बगौर उसे देखता रहा और फिर से हिला दिया। वो उस रात बहुत सुकून से सोई थी। तुम सोए नहीं? सुबह वो उसकी आंखों की सुर्खी देकर बेख्तियार बोली थी। कहाँ सोता? अरे ये पूरा घर है, इतना बड़ा है, जिस तरफ चाहते सो चाहते। बासिल बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बहुत मासूम हो तुम, या शायद पागल। क्या मतलब? उलझी। अब ऐसा भी नहीं है। छोड़ो सब मतलब मुझे चाय की तरफ हो रही। एक स्ट्रॉन्ग सा कप मिल जाएगा? अरे तुम ये स्ट्रॉन्ग चाय पीते हो? वो बेख्तियार चीखी। मुझे भी ज़्यादा पत्ती वाली चाय अच्छी लगती है। तुम फिर 2 कप बना लो। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर नरमी से बोला था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पे घर का नंबर था। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान, मैं यहीं हूँ। जी वो बच गई है, उसने आँखियों से उसे देखते हुए कहा। महानूर उसे बात करता देख कर किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन बासिल के अगले अल्फाज ने उसके कदम रोके थे। बीजान ये मासूम है, बच्ची है, मुझसे गलती हुई है। जो उसे उठाकर अपने आप लोगों के पास ले गया। जमर आपा और नवाल भाभी ने उस पर तरह तरह का जुल्म किया। उसे मारने में कोई कसर बाकी ना रखी। बहुत अफसोस की बात है, यकीन माने मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ है। वो अपनी माँ से उसके हक़ में बात कर रहा था। उस बात ने बेख्तियार उसका नर्म और नाजुक दिल गदगदाया। चाय बनाकर वो पास वापस आई तो वो बात ख़त्म कर चुका था। सुनो जी, तुम अपने भाई का खून हमें माफ़ कर सकती हो? बिना तहमीद के उसने पूछा। तो क्या तुम अपने प्यारों का खून माफ़ कर सकते हो? उसने अभी जवाबन पूछा। समझदारी का यही तकाजा है कि अब हमें कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेनी चाहिए। ख़ानदानी बरादरी के मसले ख़त्म करने चाहिए। पहले जो हुआ और जिन रस्म व रवाजों की वजह से हुआ, अब हमें उन रस्म व रवाजों को तोड़ना चाहिए और दोबारा से ही असूल अपनाने चाहिए जो आज से 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए थे। उन्होंने हस्ब नस्ब को बिठाकर
ہر انسان کو برابری، مساوات اور عدل کا درس دیا تھا۔ قربان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بے ساختہ بولے، اصل اسلام میں قتل کا بدلہ صرف قتل نہیں بلکہ اس میں صلہ رحمی اور درگزر معافی کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو اتنا علم رکھتے ہیں پھر بھی بے اختیار شکوہ کر کے، بس سنبھلنے کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور یہی سمجھ لو کہ اس علم نے اب جا کے مجھ پہ اثر کیا اور میں اب سنبھلا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی ان ریتوں رواجوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا تھا، وہ سر ہلانے لگی۔ اچھی بات، اس بات پہ تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ شکریہ، اور اس کے لیے میں تمہارا زیادہ شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا ہے اور مجھے سب جاننے کا موقع ملے۔ اس نے فراغ دلی سے کہا تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ تم آج بھی نہیں رک سکتے؟ وہ اگلے دن پھر اس کے پیچھے کھڑی اسے روک رہی تھی۔ مجھے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل لازمی جانا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ آج رک جاؤ، کل چلے جانا۔ اگر کل پھر تمہیں ڈر لگا تو اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر رک جانا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ روز رکنا میرے لیے ممکن نہیں، وہ دل پہ پتھر رکھ کے بولا۔ تو پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ روحان سے ہوئی۔ ہاں، اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ ہاں، کوئی حل نکالو نا پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے فاضل نے گہری نظروں سے اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دکھاتا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ کر لیں؟ کیا مطلب؟ باسل خان ولد زیان سا خان مہنور شہباز ولد شہباز محمود کو زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اور مہنور نے جو بے ساختہ حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے وہیں پل کے گرا لینے پر مجبور کر دیا۔ بولو، کیا قبول ہے؟ وہ پھر بولا۔ مہنور کے ہاتھوں سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میں نے پوچھا قبول ہے؟ بھاری آواز میں گرج تھی، دھمک تھی جو اگلے کا دل دہلا دینے کو کافی تھی، لیکن اگلے کا دل دہلا نہیں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو پکڑ لیا تھا۔ جب خودکشی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ کرتے۔ اور باسل خان کا زوردار قہقہہ بلند ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا، جس کا نام تھا پیار کا رنگ بائی نادیہ جہانگیر۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ اپنے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جیسے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کاری لے کے سبسکرائب میں چینل۔ اس سے پہلے تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل کمنٹ بس طاہرہ سلیم۔ بہت اچھی اسٹوری تھی جی، بہت اچھی اسٹوری تھی، مجھے بھی پرسنلی بہت اچھی لگی تھی۔ تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو اور نئے اور دلچسپ ناول سے۔ جس نے ابھی تک میرا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔